हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर है ऊष्मागतिकी। उष्मा 2 का हमारा 2 चैप्टर से मिलकर बना हुआ था, एक केटीजी से और एक ऊष्मागतिकी से। तो केटीजी हमने निपटाई दिया, गैसों का अनुगत सिद्धांत निपटा दिया हमने। अब हम शुरू कर रहे हैं ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या उसमें पद होते हैं, कैसी कैसी उसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होती हैं, किन किन की हमें पदों की ज़रूरत थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने में पड़ेगी। इसमें ऊष्मा 2 में हमारा जो केटीजी हमने पढ़ा था, केटीजी का भी उतना ही इस्तेमाल होता रहेगा। उसके सारे जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसमें यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या क्या जानना है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, उसके क्या क्या डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। तो जैसे सबसे पहले तो हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब हमें पहले ही जानना पड़ेगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, ऊष्मागतिकी होती क्या है। तो ऊष्मागतिकी अगर मैं सीधी सी भाषा में समझाऊं कि भाई हमने जो है ऊष्मा देते हैं, लेकिन ऊष्मा के देने से वो जाती कहाँ है। तो ऊष्मा के देने से जो है कार्य में और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान कार्य और आंतरिक ऊर्जा की फॉर्म में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि कार्य या यांत्रिक ऊर्जा की फॉर्म में ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, जो इस चीज को डील करती है, जो इस चीज को यानी कि जो ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में कन्वर्ट करना या फिर आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, दोनों में कन्वर्ट करना, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, बदलना। मतलब तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं या फिर आंतरिक में या फिर कार्य में कन्वर्ट कर रहे हैं ऊष्मीय ऊर्जा को। वस्तुओं के बीच में, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में या फिर वस्तु और वातावरण के बीच में, वातावरण मतलब सराउंडिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन वातावरण और वस्तुओं के बीच में ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान, जो कि किस फॉर्म में होगा, किस रूप में होगा, कार्य या फिर आंतरिक ऊर्जा के रूप में। इनकी रूप में जब आप ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान करते हो तो आप कहते हो कि वह शाखा जिसमें हम इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं तथा वातावरण के बीच ऊष्मीय ऊर्जा तथा कार्य या आंतरिक ऊर्जा का आदान प्रदान हम पढ़ते हैं। और इनको पढ़ने के लिए कुछ पद होंगे। तो वो पद कौन कौन से? प्रेशर, दाब, आयतन, ताप, इनके पदों में हम इसको पढ़ेंगे, है ना। इनको इसके थर्मोडायनेमिक्स के पैरामीटर बोलते हैं, चर बोलते हैं। किन चरों की भाषा में इनको पढ़ेंगे। इसकी कुछ भाषा भी तो होंगी, वो किस भाषा में है? पीवीटी के फॉर्म में है, या और भी चीजें आएंगी। तो दूसरी चीज आती है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम, जब हम किसी ऊष्मा या कार्य या आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन करेंगे। एक होती है एंट्रोपी भी, जब इन सब चीजें जानेंगे आगे क्या होती हैं। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, मतलब जब हम आंतरिक ऊर्जा, कार्य या फिर एंट्रोपी, इनमें कुछ चेंज करते हैं, तो किस तरीके से चेंज किया गया, समान ताप रख करके सब में चेंज किया गया या समान दाब रख करके कुछ चेंज किया गया। तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं, जो हम प्रक्रम यूज कर रहे हैं कि किस प्रक्रम में किया, या हमने कुछ भी नहीं समान रखा, सब कुछ बदल रहा, ताप भी, दाब भी, आयतन भी, सब बदल रहे हैं, है ना, आंतरिक ऊर्जा सब बदल रहे हैं। अगर सब कुछ बदल रहा है तो वो भी एक प्रक्रम है कि हमने ऐसा प्रक्रम यूज किया जिसमें सब कुछ चीजें बदल रही हैं, या हमने ऐसा प्रक्रम यूज किया जिसमें कि ऊष्मा में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ कार्य में या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो, या फिर हमने ऐसा प्रक्रम यूज किया कि भाई जिसमें जो है सब चीजें बदल रही हो, यानी कि सामान्य प्रक्रम यूज कर लिया, या कोई विशेष जिसमें सिर्फ आयतन नियत रखा हुआ हो, हमने आयतन को ना बदलने दिया हो, ऐसा प्रक्रम यूज कर लिया, या हमने ऐसा प्रक्रम किया जिसमें दाब को ना बदलने दिया हो। तो ये सब प्रक्रम के नाम हैं। तो इनको बोलते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम, यानी कि वस्तु वातावरण के बीच में जो ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान है, उसमें जो कार्य में परिवर्तन या एंट्रोपी में परिवर्तन या फिर जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, वो किस तरीके से या किस रूप में होता है, उसी को हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। मैं आपको बताता चलाता हूं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
फिर ठीक है भाई, प्रक्रम तो मैं जान लिया कि भाई हम किसी ना किसी प्रक्रम के हिसाब से ही कोई कार्य, कोई तांत्रिक ऊर्जा में, किसी चीज में कुछ ना कुछ इनमें सब चेंजेस होंगे। तो वो क्या होंगे वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना। दूसरी चीज है उष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि निकाय क्या होता है, उष्मागतिकी का निकाय। ऐसा समझ लो कि जहां पे भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उष्मा का कार्य में बदलना, उष्मा का जो है तांत्रिक ऊर्जा में बदलना, जो उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जो उष्मागतिकी के काम हो रहे हैं वो जहां पर भी हो रहे हैं, उसके जिसमें जो भी वस्तुएं यूज हो रही हैं उन वस्तुओं पे ये कार्य उष्मागतिकी प्रक्रम अप्लाई कर रहे हैं, जिन पे हम उष्मागतिकी प्रक्रम को यूज कर रहे हैं। तो उसके अलावा बाहर की सारी दुनिया उसके लिए क्या है, वातावरण है, सराउंडिंग्स है। और उसके वातावरण से अंदर की सारी दुनिया जिस पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि जिन पे हमने थर्मोडायनेमिक प्रक्रम या उष्मागतिकी प्रक्रम को सब्जेक्ट किया, हमने उसको अप्लाई किया हुआ है, तो वो सब क्या कहलाएगा, उष्मागतिकी निकाय। दो चीज हैं, एक तो ये है मान लो कि मोबाइल है, एक इसके बाहर की दुनिया पूरा वातावरण है, तो ये कहलाएगा पूरा का पूरा मेरा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम निकाय। इसके बाहर की दुनिया वातावरण कहलाती है। तो जैसे दूसरी चीज मैंने वातावरण बताई, तो वातावरण क्या है, उष्मागतिकी निकाय के बाहर की सारी दुनिया क्या कहलाएगी, वो वातावरण कहलाएगी, जिसमें कि ऊर्जा और द्रव्य का, मैटर का, द्रव्य का आदान प्रदान होता है। ठीक है, दोबारा से सुन लें एक बार चीजें। उष्मागतिकी मतलब जिसमें उष्मा और ऊर्जा के बीच की कहानी पढ़नी है, उष्मा ऊर्जा और कार्य के आदान प्रदान के बारे में जानना है, शॉर्ट में इतनी बात याद रखें। उष्मागतिकी प्रक्रम का मतलब है कि ये जो हम आदान प्रदान होगा उष्मा का, कार्य का, आंतरिक ऊर्जा का, किस तरीके से होगा, वो कौन सा तरीका है, ताप को नियत रख के, दाब को नियत रख के, आयतन को नियत रख के, या कुछ भी नियत ना रख के, है ना, किस तरीके से हमने उसमें चेंजेस किए, वो प्रक्रम कहलाते हैं उष्मागतिकी प्रक्रम। तीसरा है उष्मागतिकी निकाय। उष्मागतिकी निकाय जिस पर हम उष्मागतिकी प्रक्रम को अप्लाई कर रहे हैं, वो सब वस्तु क्या कहलाती है, उष्मागतिकी प्रक्रम कहलाती है। और उसको प्रक्रम को पढ़ने के लिए हम प्रेशर, दाब, ताप, यूएस, इन सब चीजों को यूज करते हैं, जिन्हें उष्मागतिकी चर कहते हैं। वातावरण जहां पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है वस्तु पर सारा उष्मागतिकी, उसके अलावा बाहर की सारी दुनिया क्या कहलाएगी, वातावरण कहलाएगी। वातावरण और वस्तु के बीच में ऊर्जा या द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो इसी के बेसिस पर अब उष्मागतिकी के कुछ टाइप्स हैं कि कितने तरीके के उष्मागतिकी होती है। तो यस, सिस्टम उष्मागतिकी के निकाय कितने तरीके के होते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं उष्मागतिकी निकाय की। तो उष्मागतिकी निकाय जिस पर उष्मागतिकी प्रक्रमों को किया जाता है, लेकिन उष्मागतिकी निकाय कितने तरीके का होता है, इसके कुछ भाग हैं, वो सुनेंगे ध्यान से, काम की चीजें सुनेंगे। उष्मागतिकी निकाय, उष्मागतिकी के निकाय कितने तरह के हैं भाई। हाँ जी, एक तो है खुला, एक तो क्या है, खुला निकाय। दूसरा है बंद निकाय। तीसरा है विलगित निकाय। और जी चौथा भी ले सकते हैं। काम के तो ये तीन ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन ही काम आएंगे। दो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इन दोनों को भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन काम के तीन ही। कौन सा है जी, एक सूक्ष्म, स्थूल, है ना। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, और जी इसको बोलते हैं सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, और इसको स्थूल थोड़ा बड़ा, मैक्रो। ठीक,
तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्मागतिकी निकाय कितने तरीके का हो गया, 5 तरीके का। लेकिन अपने काम के कौन से हैं, अपने काम के कौन से हैं, ये कोर्स के हैं, ये अपने काम के हैं, ये अपने काम के हैं, ठीक है, ये और ये अपने काम के हैं। 4 और 5 अपने इतने काम के नहीं आने वाले, ना इनकी कहीं ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली। तो खुला सिस्टम या फिर खुला निकाय किसे कहते हैं, सुने। खुला निकाय बेटे ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ऊर्जा और द्रव्यमान या द्रव्य, ऊर्जा या द्रव्य कह सकते हैं, पदार्थ का या ऊर्जा का, इन दोनों का ही आदान प्रदान संभव हो। जैसे इसमें क्या बताया मैंने, जिसमें से ऊर्जा और द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान या द्रव्य, मैटर बोल सकते हैं, मैटर तथा ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान संभव है। जैसे किसी बाल्टी में पानी रख दिया भाई भर के, गर्म हो रहा है ना, मान लीजिएगा ये पानी है, तो उसमें से क्या हो रहा, क्या हो रहा, इसमें से रेडिएशन की वजह से हीट भी निकल रही और भाप भी निकल रही। तो इसमें से चीज़ें, इसमें से क्या हो रहा, द्रव्यमान भी जा रहा और ऊर्जा भी जा रही। तो इसमें से द्रव्यमान भी जा रहा और ऊर्जा भी जा रही है ना भाई। धीरे धीरे इसमें से पार्टिकल भी निकल रहे और ये भी। आप कोई चाय पीते हैं तो एक ऐसा सिस्टम कहलाएगा, ये लो, ये कैसा कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका खुला सिस्टम, जिसमें से दोनों का संभव है, दोनों चीज़ों का ऊष्मा का आदान प्रदान। मान लो ये पीतल की है या मेटल की है द्रव्य, इसमें से ऊष्मा यहाँ से भी निकल जाएगी, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है ना। बंद निकाय कौन सा होगा। अच्छा, ऊर्जा का जो होना, वो ऊर्जा का किस रूप में हो सकता है आदान प्रदान। ऊष्मा का 2 तरीके से हो सकता है, या तो हीट की फॉर्म में, ऊष्मा की फॉर्म में, ऊर्जा है तो ऊष्मा की फॉर्म में निकलेगी, या ऊर्जा कार्य की फॉर्म में भी निकल सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऊर्जा दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे बंद निकाय कैसा होगा भाई, बंद निकाय तो पूरी तरीके से बंद कर दो, यानी कि जिसमें ना तो जिसमें सिर्फ ऊष्मा या ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान ना हो, यानी कि आप कह सकते हैं द्रव्य का आदान प्रदान ना हो लेकिन ऊर्जा का होगा। ऊर्जा का होगा, किस रूप में हो सकता है ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में हो सकता है भाई ऊर्जा का आदान प्रदान किस में हो जाएगा, वर्क या फिर ऊष्मा में, फिर वही ऊष्मा या फिर कार्य की फॉर्म में। ध्यान रखेंगे, जिसमें द्रव्य का आदान प्रदान ना हो वो क्या कहलाएगा, बंद निकाय। जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाए, जैसे कि मान लो पूरा का पूरा आपके पास एक ये कंटेनर, एक बर्तन है, और इस बर्तन की दीवारें कैसी ले ली, चालक दीवारें ले ली। कैसी दीवारें ले ली, चालक दीवारें ले ली। और भाई यहाँ पे कुछ भर दिया हमने, है ना, टाप है इस पे कुछ, तो ये क्या है अपना चालक दीवार। ये कैसी है, चालक दीवार है। तो चालक दीवार है तो द्रव्यमान तो जा नहीं सकता जब पूरा का पूरा बंद है, तो यानी कि यहां से ऊष्मा तो निकल सकती है इसमें से। तो ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हैं डायरेक्टली कि ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है, आदान प्रदान संभव है। ठीक, ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है। आइसोलेटेड में मतलब ना तो द्रव्य जा सकता बाहर और ना ऊर्जा, है ना तो द्रव्य जा सकता और ना ऊर्जा जा सकती, है ना। ना तो ऊर्जा का ना ऊष्मा का, ऊष्मा का भी आदान प्रदान संभव नहीं है ना। जैसे मान लीजिएगा आपने ये ले लिया, और ये कैसा बर्तन ले लिया हमने, ऐसा बर्तन लिया जिसकी दीवारें कैसी हैं,
एडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष्म दीवारें, रुद्धोष्म दीवारें हैं, है ना, एडियाबैटिक। तो यहाँ पे सब टर्म आएंगे, ये बार बार शब्द आएंगे, इसलिए इनको याद रख लेंगे कि भाई ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब वो हमारा आइसोलेटेड विलगित निकाय कहलाता है। पूरा बंद है तो बंद निकाय, खुला है तो खुला निकाय। तो उसमें कुछ नहीं है, सीधी सी परिभाषा है। द्रव्यमान ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान है तो खुला, द्रव्यमान का नहीं है ऊर्जा का है तो बंद, और अगर जो है ना ऊर्जा का ना द्रव्यमान का तो विलगित या फिर आइसोलेटेड। अब सूक्ष्म और ये समझते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा इसका मतलब। और जो अपना स्थूल होगा वो मैक्रोस्कोपिक। इसमें ऐसा आप इसको शॉर्ट में से याद रख लेंगे, जिसमें कम पार्टिकल हो, कम कण हो, उसको माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। और जिनमें वेग हो, गतिज ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग कह सकते हैं। बस ऐसे समझाने के लिए है कि भैया इसका एग्जाम्पल है, देखो कम कण होंगे, है ना, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कण होंगे, बहुत अधिक कण होंगे, कणों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या, प्रेशर, है ना, ताप, वॉल्यूम, आंतरिक ऊर्जा, है ना, ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक या स्थूल के उदाहरण है। ये इसके उदाहरण है। और भाई ये कम पार्टिकलों के, ये इसके उदाहरण है। तो ये कहलाते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं, ये तो बस ऐसे आपकी नॉलेज के लिए कि भाई ऐसा भी होता है, इस तरह डिवाइड किया हुआ है। काम कौन से आने वाले, हमारे काम आने वाले सिर्फ ये 3, तो इनको याद रखेंगे। एक बात मैं फिर शॉर्ट में बताता हूँ। ओपन सिस्टम मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान, और ओपन मतलब खुला था। और बंद सिस्टम मतलब सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान, लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं। और अगर बात करते हैं विलगित की, आइसोलेटेड की, तो उसमें ना ऊर्जा का आदान प्रदान और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान। इसका मतलब हमारे काम में 3 ही आएंगे। सिंपल डेफिनेशन है, कोई बहुत टफ नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना। आता है मेन चीज जिसको हम पढ़ने की, मेन जो उसमें पढ़ना है वो है इसके नियम। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं। उनके बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में उनका यूज आ जाता है। तो जब आ जाए तो पता होना चाहिए, इसलिए पहले हमने जान लिया। अब जो जरूरी चीज़ है वो क्या है कि भाई ऊष्मागतिकी के नियम भी तो होंगे कुछ, उन नियमों का पालन करना है। तो ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ने हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं, उसमें वैसे तो 3 नियम है, लेकिन काम के सिर्फ 2 ही हैं। उनमें से भी एक पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो कितने नियम हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स के, पहले बता देते हैं। इन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी के नियम। पहला नियम जिसको जीरोथ लॉ ऑफ TdS, ऊष्मा गतिकी का जीरोथ नियम या शून्य का नियम, जीरोथ शून्य नियम। ठीक है, जिसे हम ZLOT भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ZLOT,
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा लॉ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत टफ नहीं होगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ TDCS थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज FLOT, फ्लोट बोलते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम ये आ गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। होते क्या है वो जानेंगे हम धीरे धीरे, है ना। और एक एक मीनिंग लाइन में इनका मीनिंग क्या है वो भी समझा दूंगा। तीसरा नंबर दैट इज ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट, SLOT। तो ऐसे ही है याद रखने के लिए। तो एक लाइन में अगर मैं इनका मीनिंग दूं, ये क्या बताता है, ये ताप की अवधारणा को बताता है, ताप की अवधारणा यहां से आई कि भाई ताप के बारे में यहां से आया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा आपका ये है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ये बेसिकली ऊर्जा संरक्षण को बताता है। क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण को बताता है कि कुछ ऊष्मा दी, वो ऊष्मा दो हिस्सों में हो जाती है, एक कार्य करने में और एक उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। शॉर्ट में से बता रहा हूं, है ना। तीसरा जो होगा, है ना, इसमें बताया कि भाई इसकी दो डेफिनेशन मिल जाएंगे आपको, वो जब पढ़ेंगे डेफिनेशन में आ जाएगा। ये बोला कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है, ऐसा समझ लो, कोई इंजन 100% दक्षता का बनाना संभव नहीं है। 100% दक्षता का बनाना इंजन संभव नहीं है। वो सेकंड नियम पे, नहीं कि इंजन जितने भी बनाए जाते हैं वो इस नियम को फॉलो करके बनाए जाते हैं, है ना। ये भी कह सकते हैं कि भाई हाई ताप से लो ताप की तरफ ही ऊष्मा प्रवाहित होती है। ये भी कह सकते हैं कि हमेशा ऊष्मा उच्च ताप से लो ताप की तरफ ही प्रवाहित होती है, और लो ताप से उच्च ताप की प्रवाहित करना है तो कुछ कार्य करना पड़ता है एक्स्ट्रा। खैर, इनको डिटेल में जानते हैं। ये बेसिकली 3 नियम है जो आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बताया मैंने बहुत, अभी इनकी डिटेल में, क्योंकि यही चैप्टर है, बस ये मान लो। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये चैप्टर, यानी कि इसकी स्टडी करना, ये तो अभी 5 मिनट में निपट जाएगा, और ये भी कई लेक्चर तक चलेगा, और ये भी 2 लेक्चर्स में भी लगेंगे, तो 1 लेक्चर में भी लगेगा और कुछ लेक्चर्स इसमें भी लगेंगे। तो यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें 3 चीजें आ रही है, ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। तो हमें ऊष्मा के बारे में तो जानकारी इससे मिलेगी जब हमें कार्य और आंतरिक ऊर्जा का पता हो। आंतरिक ऊर्जा पर हम पहले ही बहुत चर्चा कर चुके हैं, आंतरिक ऊर्जा पर हम केटीजी में कर चुके हैं काफी चर्चा, थोड़ी यहाँ भी करेंगे इसमें। और दूसरी चर्चा करनी है हमें कार्य की, कि इस ऊष्मागतिकी में कार्य कैसे निकाला जाता है। तो जब हम इनकी चर्चा कर लेंगे तो इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो फिर हमें ऊष्मागतिकी का पहला नियम अप्लाई करना सीखना, इसकी प्रॉब्लम सीखनी। डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं तो पहले नियम में से सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ऐसा समझ लो कि 80 to 90% चांस पहले नियम में से आने के हैं। इस चैप्टर में से अगर आएगा फिर इधर से भी आ सकता है कभी कभी, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर। दूसरा, ये जो अपना तीसरा नंबर का नियम है, सेकंड लॉ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट, इसमें जो है कुछ फॉर्मूला आएंगे, बताएंगे तभी। तो इसका बस मतलब इतना है कि इस नियम से ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो 100% दक्ष हो, एफिशिएंट हो, जिसकी अक्षमता ऐसी हो कि वो पूरी तरीके से अपनी जो है अक्षमता को 100% शो कर सकता है, यानी कि कुल ऊष्मा लेकर के पूरी तरीके से वो सारी की सारी ऊष्मा को यूज कर ले या कुल कार्य करा तो ऊष्मा में कन्वर्ट कर दे। खैर वो देखेंगे अभी जब इस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो अपने को ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ठीक, फिर इस पर आ जाएंगे। ओके, चलो जी। हाँ जी, चलो जी भाई, जीरोथ लॉ, पहला नियम पढ़ते हैं। कमाल की बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीरोथ लॉ है, लेकिन फर्स्ट लॉ पहला आ गया था, उसके बाद ये जीरोथ लॉ की बात करी थी, है ना, क्योंकि भाई सारा खेल ताप का ही है। तो थोड़ा सा ताप के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया सुने, बहुत आसान सी चीज है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, कौन सी सेंस? कॉमन सेंस। बेटे ये है, ये यहां पर ये A है, ये B है, इसका ताप TA है, इसका ताप TB है, इसका ताप TC है ना। पहली तो बात ध्यान रखें क्या कि ये है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, पहले और सेकंड लॉ के बाद दिया गया था, इसलिए इतने इसका काम, इसके बिना काम चल जाएगा। सोचो जब इस नियम के बिना हमने पहला और दूसरा नियम पढ़ लिया तो इसका मतलब इसके बिना तो काम चल ही जा रहा है ना। बात दिया गया, एक पॉइंट तो इसका ये। दूसरा पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो दीवार है ना, ये वाली, ये कैसी है? कंडक्टिंग है, चालक। इसको आप चालक भी कह सकते हैं या फिर दिव उष्मीय, दिव उष्मीय दीवार, ठीक है, दिव उष्मीय दीवार। और ये वाली जो दीवार है, ये सब कैसी हैं? एडियाबैटिक। कैसी हैं? एडियाबैटिक, यानी कि रुद्धोष्म दीवार, रुद्धोष्म, ये भी और ये भी। रुद्धोष्म मतलब एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल। ये भी कैसी दीवार है? रुद्धोष्म दीवार है। और ये कैसी दीवार है? चालक दीवार है। तो बड़ा कॉमन सा आप सोच सकते हो, उसमें कोई बहुत टफ चीज नहीं है, कॉमन सी चीज सोचनी है। कॉमन सी चीज क्या है भाई? कॉमन सी चीज ये है कि अगर A और B, अगर A और B उष्मीय साम्य अवस्था में, यानी कि अगर A और B का ताप समान है, अगर, लेकिन अगर A और C, क्योंकि यहां पे तो उष्मा का जा नहीं रही, यहां से देखो, यहां पे क्या है? चालक दीवार है, ये दोनों में से उष्मा आदान प्रदान जा सकती है, इसमें से उष्मा आदान प्रदान इधर से तो जा सकती। तो A और C, अगर A और C उष्मीय साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तो क्या नियम है? अगर A और C तापीय साम्य अवस्था में है, मतलब अगर इसका ताप इसके बराबर है, क्योंकि हो ही जाएगा, उष्मा इधर उधर से जाएगी, क्योंकि चालक दीवार है, तो इधर भी चालक दीवार है, तो कब तक जाएगी? जब इधर का ताप और इधर का ताप बराबर ना हो जाए, और इधर भी जाएगी जब इधर का ताप बराबर इधर ना हो जाए। तो ये ताप इसके बराबर तो होना ही होना है, और ये इसके बराबर होना, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके बराबर भी हो जाएगा। यानी कि अगर A C के साथ उष्मीय साम्य अवस्था में है, B भी उष्मीय साम्य अवस्था में है, तो इसे तापीय साम्य अवस्था में भी कह सकते हैं। तो A और B भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे, दोनों के ताप भी बराबर होंगे। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इफ TA बराबर TC एंड TB बराबर TC, सो TA बराबर TB। ये बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना? कॉमन सेंस। अरे है ही भाई, ये तो है ही, जब ये इसके साथ साम्य अवस्था में है, इसके साथ साम्य अवस्था में है, तो ये तो बराबर आ जाएंगे, क्योंकि बीच में कैसी दीवार है? द्विउष्मीय दीवार है। यानी कि ताप की नेचर को, ताप की गुण को बताता है कि भाई ताप के कारण हो रहा है ऐसा, तो ये ताप की वजह से ही सब चीजें आगे हमारी आएंगी, क्योंकि ताप का यूज होगा तभी कण, जो अपने गैस के अणु होंगे उनके पास ऊर्जा होंगी, वो चलेंगे, दाब डालेंगे, उनके पास जो है सारी चीजें, दाब, आयतन और ऊर्जा सब कुछ होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यही नियम है। यही क्या है? यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द्वितीय नियम है यही वाला।
है ना। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में आप यही लिख लेंगे बेटा कि यदि, क्या लिखेंगे, यदि ए सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है और बी सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, तो निश्चित ही ए बी के साथ भी साम्य अवस्था में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर ए सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में, सीधा सा फंडा है, टी ए बराबर टी सी, टी बी बराबर टी सी, यानी कि इसका मतलब टी ए बराबर टी बी। यही तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। और ये क्या बताता है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ताप की मूलभूत उसको बताता है। यह है ताप की मूलभूत भौतिक, यह ताप को मूलभूत राशि परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। ताप को मूलभूत राशि, ताप कैसी राशि है, मूलभूत फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, उसमें वीमिया वाले चैप्टर में, वीमा वाला चैप्टर में ताप कैसी राशि है, ताप एक मूलभूत राशि है। ठीक है, जीरो तो लो नहीं मटेगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज चलने वाली है, वो है इसका पहला नियम थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है उस पर आते हैं। ये तो सब आप समझ में आ गया होगा, याद कर लोगे, रट लोगे, एक आधा क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है ना, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। सवाल किस पे पूछे जाएंगे, पहले नियम पे, तो उस पर आते हैं। इसमें बाकी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कोर्स में है तो पढ़ाना तो था ही। तो अब आते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, हाँ जी। तो पहला नियम क्या कहता है, इसमें कहता है कि बेटा अगर कोई गैस है, क्या कहता है कि अगर कोई गैस है किसी भी सिलेंडर में, उस पर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है ना, ये किसी सिलेंडर में हमने गैस भरी हुई है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे हीट दी, अगर इसको हीट दी तो क्या क्या होगा, यहाँ पे गैस भरी हुई, ये गैस है, क्योंकि हम जनरली गैस की पढ़ेंगे सारा का सारा ये तो इसलिए गैस से पढ़ेंगे तो गैस के नियम यानी केटीजी तो लगेगा ही। तो जब इसमें ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, ऊष्मा देने से इसका ताप में चेंज हो जाएगा। ताप में चेंज होगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बदलेगी, अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। लेकिन अगर ये सिस्टम यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर के कारण ये ऊपर भी जा सकता है। अगर मैंने इसको पूरा फिक्स कर दिया फिर तो ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो सारी ऊर्जा इसमें चली जाएगी, गैस में, आंतरिक ऊर्जा में। इसका मतलब ये ऊष्मा इसकी आंतरिक ऊर्जा को तो परिवर्तित कर सकती है। अगर ये चलायमान हूं, मान लो ये चलायमान है, चलायमान यानी कि मूवेबल पिस्टन में, मूवेबल पिस्टन है, अगर ये चलायमान है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये ऊष्मा कहां जा रही, इसको किस किस को, Q बराबर एक तो वर्क करने में, इसको ऊपर उठाने में, और एक इसकी आंतरिक ऊर्जा में। इनमें परिवर्तन कर रहे हैं। अगर ऊष्मा में परिवर्तन करेंगे तो कार्य में भी परिवर्तन होगा। तो
इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। इन तीनों का मतलब एक ही है, ऐसा समझ लो। तो यही आपका क्या है, पहला नियम है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो जितनी ऊष्मा दी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो ऊर्जा तो संरक्षित रही ना, कुल ऊर्जा दो हिस्सों में मिल गई। तो इसी को हम, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं कि यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है एक तरह से, तो है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो कोई भी, अब इसमें अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई ठीक है, हमने बात कर ली कि भाई जैसे जैसे उस हीट दी, हीट हमने दी हीट दी तो क्या करा, ताप को बढ़ाया। ताप को बढ़ाया तो क्या हुआ, ताप को बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो इसकी स्पीड बढ़ गई, इनके अणुओं की VRMS में वृद्धि हो गई। VRMS में वृद्धि हो गई तो P बराबर 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, है ना। ये सब चीजें बदल गई। और ताप के बदलने का मतलब आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन, दाब में भी परिवर्तन। तो ये दाब में परिवर्तन से इस पर फोर्स लगाएगा, एच का, इसका पिस्टन का अगर क्षेत्रफल ए ले लूँ तो सब फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो प्रेशर से फोर्स लगेगा, फोर्स से वर्क होगा, और वर्क होकर एक आंतरिक ऊर्जा में बदल गया। इसीलिए इसको हमने इन दोनों हिस्सों की फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आ गई है बात। इतनी चीजें इसमें हो रही है जब हमने ऊष्मा दी। तो अब इनके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात की थी, तो ये NFR dt/2 ये पढ़ते थे, है ना। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ये जो होता है ना FR/2, ये होता है CV dt। क्या होता है CV, इसके बारे में जानेंगे बाद में। विशिष्ट ऊष्मा होती है, बेसिकली एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। अच्छे समझेंगे क्या मीनिंग होता है। और एक इसका मतलब हमने आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला ही पहले पढ़ चुका है, FR/2 को मैंने CV लिख दिया, है ना। तो दूसरा, अब बात करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वर्क की, तो वर्क, ये तो आंतरिक ऊर्जा, तो अगर ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव होगी, ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव होगी। और ताप में कोई चेंज नहीं आया, ताप कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब डेल्टा T 0 या DT 0, एक ही बात है ना। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल आंतरिक ऊर्जा बराबर होगी फाइनल आंतरिक ऊर्जा के। भाई इसको क्या लिख लेंगे, du को लिख लेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल। du को लिख लेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। U इक्वल टू 0 कर दिया तो U फाइनल बराबर U इनिशियल। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो है ताप बढ़े घटे, या ताप नियत भी रह सकता है, हो सकता है ताप नियत रहे। मैंने बताया ना किस तरीके से हम उसमें चेंज कर रहे हो, कहलाते हैं परक्रम। वो क्या कहलाते हैं, उसमें परक्रम की ताप को नियत रखते हुए किया, ताप को बढ़ाते हुए किया, ताप को घटाते हुए किया, दाब को नियत रखते हुए किया, आयतन को नियत रखते हुए किया, वो है परक्रम, उष्मा गतिकी परक्रम, थर्मोडायनेमिक परक्रम। इसलिए थर्मोडायनेमिक परक्रम की इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है भाई ये dq या फिर q। ये अगर हमने क्या करा, निकाय को दी, अगर निकाय को दी ऊष्मा, या उसने अवशोषित कर ली, अगर उसने ऊष्मा को अवशोषित किया तो इसका साइन लेंगे पॉजिटिव। और अगर निकाय से ली, निकाय से ली, अगर उससे ऊष्मा ले ली, यानी कि उससे फ्री करा ली, मुक्त कर दी, उसने मुक्त की, फ्री की। अगर उसने ऊष्मा को मुक्त किया, रिलीज किया बेसिकली, तो उसमें से निकाल ली, ऊष्मा को निकाल ले ली, उसमें से ले ली, तो इसको लिखेंगे माइनस क्यू, है ना। तो इसका साइन लेंगे माइनस का, इसका साइन लेंगे प्लस का। तो इसमें चिन्ह का बड़ा ध्यान है
तो आप एक तरह से चिन्ह की परिपाटी समझ सकते हैं इसको। एक चिन्ह हमने यहाँ ये लेना है ना, और इस फॉर्मूले की टेंशन लेनी नहीं है, ये भी आ जाएगा, इसको करेंगे अपन। ठीक, क्लियर। दूसरी चीज आती है क्या, वर्क। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वर्क ही है। अगर बहुत ध्यान से देखोगे, अगर इसको हमने फोर्स लगा करके प्रेशर की बात की, तो एक तरह से क्या होगा, जब हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क बराबर जो होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे गैस पे वर्क हुआ, वॉल्यूम अगर घटेगा तो गैस, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो यह पिस्टन पे वर्क हुआ, गैस ने वर्क किया। और अगर आयतन घट रहा है, ऊपर से दबा रहे, तो गैस पे वर्क किया जा रहा। यानी कि आप सीधी सी भाषा में याद रखेंगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आयतन से क्यों निकाल रहे हैं हम, आयतन से क्यों चेक कर रहे हैं हम इस कार्य के चीज को, हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, वो आयतन से संबंधित होगा। अभी करेंगे इसके फॉर्मूले को, P इंटू वी, P इंटू वी जो होता है कार्य ही होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। खैर, अगर वॉल्यूम आयतन बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव, और अगर घट रहा है तो वर्क नेगेटिव। और वर्क पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, कि वर्क पॉजिटिव का मतलब वर्क डन, इसका मतलब हो गया वर्क पॉजिटिव का मतलब वर्क यानी कि गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। और इसमें क्या होगा, आयतन का प्रसार होगा, आयतन का प्रसार होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। और W नेगेटिव का मतलब गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया कार्य, ये नेगेटिव होगा। चिन्ह परिपाटी याद रखनी है, क्योंकि चिन्ह का खेल है, प्लस माइनस आ रहा बीच में, जब जुड़ रही चीजें घट रही चीजें, तो कौन सा साइन प्लस का लेना, कौन सा माइनस का लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवालों में गलतियां होने के चांस रहते हैं इस चिन्ह की वजह से। तो जब जब आयतन बढ़ेगा प्लस का लेंगे, जब जब आयतन घटेगा तो माइनस का लेंगे। और अगर आयतन नियत है तो भाई जीरो ले लेंगे कार्य में, उसमें कार्य होगा ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो क्या बोला, गैस पर कार्य किया गया, यानी कि इसमें क्या होगा, आयतन आयतन घटेगा। और यह पे कह सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दबाव, आप ये भी कह सकते हैं कंप्रेशन मतलब दबाव। जब उसको दबाएंगे तब होगा ऐसा, जब उसको कंप्रेस करेंगे तब ऐसा होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, यदि V कांस्टेंट हो, कांस्टेंट डेल्टा V यानी कि जीरो हो, आयतन में कोई चेंज नहीं आया, तो कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आयतन में चेंज हो रहा है और वो प्लस का चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो वर्क पॉजिटिव, आयतन घट रहा है तो वर्क नेगेटिव, आयतन में कोई चेंज नहीं तो वर्क जीरो। अब आयतन से संबंध क्यों निकाला हमने इसका कार्य का, इसका फॉर्मूला आएगा। इसलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कार्य कैसे निकाला जाए। भाई कार्य निकालने के क्या तरीके हैं, इसका मतलब आयतन से संबंध है तो उसको जानना पड़ेगा हमें कि भी क्या संबंध है। तो हमें पहले कार्य निकालने के तरीके सीखने, क्योंकि जब कार्य निकालना आता होगा, यहां रखेंगे तभी तो पहला नियम अप्लाई करेंगे। अरे जब कार्य नहीं निकालना आएगा तो पहला नियम कैसे अप्लाई कर देंगे भाई, है ना। सोचो कॉमन सेंस की बात है। आंतरिक ऊर्जा निकालने तो हमने आती है भाई, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, NFR/dt है भाई 2, ये पढ़ा हुआ है NFR/dt/2 का, आंतरिक ऊर्जा का तो गैस के अणुओं की, है ना। और ये और वो आंतरिक ऊर्जा टोटल किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर ही होते हैं। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो पहले शून्य मानी हुई हमने, है ना। तो ये सब चीजें बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल है, लेकिन सवाल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, याद रखेंगे सब कुछ इतनी चीजों को। चलो इस पे एक सवाल देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, एक गैस 80 जूल कार्य किया गया, 80 जूल कार्य किया गया, 100 जूल ऊष्मा देने पर, 100 जूल ऊष्मा देने पर यदि
प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, यदि प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितनी है, 200 जूल है, 200 नहीं, 20 जूल ले लो, 20 जूल है, तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सवाल, Q बराबर W प्लस U, या जब हमने ऊष्मा दी तो कितना कार्य किया, 80 जूल कार्य किया, चाहे तो ये कह सकते हैं। और du का मतलब क्या होता है बेटे, U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है। तो ऊष्मा में कितना करा हमने, इसको 100 जूल कर दिया, तो ऊष्मा की चेंज कर दिया 100 जूल का। वर्क कितना हुआ इस पे, 80 जूल, उस पे हुआ तो प्लस का साइन लेंगे, और ऊष्मा दी उसको, है ना। तो भैया U फाइनल हमें निकालनी है, U इनिशियल 20 जूल है, ठीक। तो बस सोल्व कर लो, 120 माइनस 180 कितनी आ गई, अच्छा ये गैस पे कार्य किया गया, ध्यान रखेंगे 80 जूल कार्य किया गया, गैस पर किया गया, गैस पे किया गया तो कैसा साइन लेंगे इसका, माइनस का, इसका साइन ध्यान से देंगे, माइनस का लेंगे। तो बेटा ये 180 हो गया बराबर U फाइनल माइनस 20, यानी कि आप कह सकते हैं U फाइनल बराबर 180 प्लस 20, तो U फाइनल इक्वल टू 200 जूल, ठीक है। तो जो है इस तरीके से हमें सिंपल अप्लाई करना है। साइन का ध्यान रखना है कि कब साइन, जिसका चिन्ह कैसा लेना है, प्लस का लेना है, माइनस का लेना है, तो वो सब मैंने बताई दिए, उसी के अकॉर्डिंग चलाना है इसमें साइन का। अब हम इसमें सीखेंगे कि कार्य की गणना कैसे की जाती है, कार्य को कैसे निकाल, क्योंकि कार्य निकालना आता होगा तो ही हम इसका पहला नियम को अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने आंतरिक ऊर्जा पे पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं केटीजी के अंदर, गैसोकर्णिक सिद्धांत के अंदर। अब यहाँ कार्य पे सीखेंगे, दोनों को जोड़ के कितनी ऊष्मा दी, कितनी ऊष्मा निकली, कितनी ऊष्मा, सब खाली सारी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।